नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सर आरसीसी कोचिंग क्लासेस से आज हम बात करने वाले हैं सभ्यताओं के बारे में। हमने इस सभ्यता के आहट सभ्यता के बारे में बात करने वाला हूं। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कालीबंगा सभ्यता प्लस गणेश्वर सभ्यता को मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, ताकि ये जो वीडियो है वो ज़्यादा आपको समझ में आ पाए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आहट सभ्यता के बारे में। तो ये जो आहट सभ्यता है ये कहाँ पे विकसित हुई है? उदयपुर में विकसित हुई है। चलो ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो हमारा जो राजस्थान है उसकी आकृति कैसी है? पतंगाकार है। ये मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता में भी बताया था और प्लस मैंने गणेश्वर सभ्यता में भी आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था। ठीक है जी। जो हमारी राजस्थान है इसके बीचों बीच में से एक जो पर्वतमाला गुजरती है उसका क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला। कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। ठीक है जी। जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के बीचों बीच में से गुजरती है। और जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे क्या है? ये झुंझुनू है, यहाँ पे क्या है? सीकर है। और एक और बात बता देता हूँ, और आज हम पढ़ने वाले हैं जो आहट सभ्यता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। तो ये उदयपुर कहाँ आता है? यहाँ पे हमारा क्या आता है? उदयपुर आता है। और दूसरी बात ये एक और बात है कि जो उदयपुर है, उदयपुर में अरावली पर्वतमाला सबसे ज्यादा फैली हुई है। ठीक है जी, याद रखिएगा आप। जो उदयपुर है वहां पे अरावली पर्वतमाला है वो सबसे ज्यादा फैली हुई है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। यहां से मैं बात कर लेता हूं। तो ये हमारा क्या है? उदयपुर है जी। ये लो जी, ये उदयपुर है। उदयपुर में ही एक पर्वत है, ये कौन से है? गोगुंदा की पहाड़ी स्थित है। देखो ये क्या है? गोगुंदा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है जी? गोगुंदा की पहाड़ी है। और गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। अब यहाँ से देखिएगा जो नदियाँ निकलती हैं वो क्या है? पहाड़ियों से निकलती हैं लगभग। तो यहाँ से जो गोगुंदा की पहाड़ी है यहाँ से एक नदी निकलती है। ये लो जी, ये नदी निकल गई। ठीक है जी, ये नदी निकल गई। तो इस नदी का पहले बात तो हम बात करते हैं कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़ नदी। ठीक है जी। इस नदी का नाम का पता चला कि आयड़ नदी कहाँ से निकलती है? उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। अब जो देखना है, जो आयड़ नदी है इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? इस नदी के आसपास का क्षेत्र अघाटपुर कहलाता है। क्या कहलाता है? अघाटपुर कहलाता है। यह भी क्वेश्चन बन गया कि जो आयड़ नदी है उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? अघाटपुर कहलाता है। तो पूछ लिया जाता है ये भी कि अघाटपुर क्या है। तो ये कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? अघाटपुर कहलाता है। अब देखिएगा आगे आप, ये जो नदी है यहाँ पे क्या बना हुआ है? एक झील बनी हुई है। ये लो जी, ये क्या बनी हुई है? झील। और इस नदी का पानी आके किस में आ जाता है? इस झील में आ जाता है। इस झील का क्या नाम है? इस झील का नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील। कौन सी झील है जी? उदय सागर झील। अब बात कर लेते हैं, इस उदय सागर झील का नाम आ गया तो इसकी पूरी डिटेल ले लेते हैं। तो इसका जो उदय सागर झील है इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1569 में। कब हुआ था? 1569 में हुआ था। और किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराणा उदय सिंह ने।
किसने करवाया था? उदय सिंह ने। चलो इसके बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल देखने को मिल गई, तो आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब इस नदी का पानी कहाँ पे आ गया जी? इसमें उदय सागर झील में आ गया। अब ये झील में इसमें पानी पड़ने के बाद में ये भर जाती है, तो यहाँ से ये पानी निकलता है वापिस से, तो ये किसका ले लेता है? एक नदी का रूप ले लेता है। तो ये जो नदी है, अब बात करते हैं तो ये है कौन सी? आयन नदी है, लेकिन ये उदय सागर झील में पड़ने के बाद में इसका नाम परिवर्तन हो जाता है, लोग इसे दूसरे नामों से जानने लग जाते हैं। तो वह नाम क्या है? बेड़च नदी। बेड़च नदी तो किस नाम से जानते हैं? यानी कहा जाता है कि आयन सागर, जो आयन नदी है वो उदय सागर झील में पड़ने के बाद में कौन सी नदी में उसका नाम क्या पड़ जाता है? तो उसका नाम आ जाता है बेड़च नदी के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो बेड़च नदी है, ये आगे जाके इधर एक नदी निकलती है, कौन सी? ये लो दूसरी नदी है, बनास नदी। कौन सी है जी? बनास नदी। इस बनास नदी में ये क्या है? जाके मिल जाती है। तो ये बेड़च नदी किस में मिल जाती है? बनास नदी में। यहां से एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, उसका ध्यान रखिएगा आप। जो ये बेड़च नदी है, इसी के किनारे, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे आहट सभ्यता का विकास हुआ या विकसित हुई। यानी कहा जाता है कि जो आहट सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है जी। यहां तो और एक और बात बताना चाहूंगा। अब जो कौन सी सभ्यता है? आहट जो सभ्यता है ये कौन सी नदी के पास में है? तो ये बनास नदी के पास में है। तो आहट नदी के ये जो आहट सभ्यता है, इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा? बनास नदी का प्रभाव पड़ा। तो मैं नोट करके एक बात लिखता हूं आपके सामने यहाँ पे। आहट सभ्यता पर बनास नदी का प्रभाव पड़ने पर इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बनास संस्कृति भी कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है जी। अब देखो यहां से मैंने बताया कि जो आहट सभ्यता है ये बनास नदी का प्रभाव पड़ने के कारण इसे क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो आपको मैं दोबारा इसको एक बार रिपीट करवा देता हूं। जो आहट सभ्यता है ये राजस्थान के कहां पे है? उदयपुर में है। और जो ये उदयपुर का क्षेत्र है यहाँ अरावली पर्वतमाला सबसे ज्यादा फैली हुई है। ठीक है। अब जो उदयपुर में है यहाँ पे क्या है? गोगुंदा की पहाड़ी है। इस गोगुंदा की पहाड़ी से एक क्या निकलती है? ये नदी निकलती है। इस नदी का क्या नाम है जी? आयड नदी है। और इस आयड नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? एघाटपुर कहा जाता है। याद हो रहा है ना आपके? और ये नदी आके कहां पे गिर जाती है? ये जो उदय सागर झील है इसमें आके गिर जाती है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो उदय सागर झील है इसमें कौन सी नदी का पानी आके गिरता है? तो कौन सी नदी का आता है? आयड नदी का पानी इसमें आता है। इसके बाद में जो उदय सागर झील है इसमें ये पानी भर जाता है, तो यहां से ये पानी वापस निकलता है बाहर। तो ये किसका रूप ले लेता है? एक नदी का रूप ले लेता है। तो इसे क्या कहा जाता है? बेड़च नदी कहा जाता है। यहीं से बात आती है हमारी। ये मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हमें एकदम पूरी डिटेल से बात मिल जाए, हम हर एक क्वेश्चन के डिटेल में जा पाए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो बेड़च नदी है इसी के किनारे किसका विकास हुआ है? कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? आहट सभ्यता का विकास हुआ है। और ये बेड़च नदी आगे जाके कौन सी नदी में गिर जाती है? इस बनास नदी में गिर जाती है। और
और इसका प्रभाव किसके ऊपर आता है? आहट सभ्यता के ऊपर आता है। इसीलिए आहट सभ्यता को क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो आई होप कि बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे चारों तरफ आप जितना शेयर करेंगे ये इतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले आगे की मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ, तो आप भी इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है जी, आगे की मैं बात कर लेता हूं, और जो आहट सभ्यता है इसके बारे में बताता हूं। जो ये आहट सभ्यता है इसकी खोज के बारे में करते हैं बात। तो आहट सभ्यता की खोज ये कब हुई थी? ये 1953 में हुई थी। और किसने की थी इसका भी आप ध्यान रखना। जो ये की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। ठीक है जी। अब इसका उत्खनन हुआ था, उत्खनन। अब जो बात एक और ध्यान से देख लेना, इसका उत्खनन कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। इसका उत्खनन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तो पहली बार इसका उत्खनन हुआ है, कब हुआ था? ये हुआ था 1955-56 में हुआ। कब हुआ? 1955-56 में हुआ। और जो दूसरा उत्खनन है इसका कब हुआ? 1961-62 में इसका क्या हुआ है? उत्खनन हुआ है। जो पहला वाला उत्खनन है वो किसने करवाया था? यह करवाया था R.C. अग्रवाल ने। किसने? R.C. अग्रवाल ने। R.C. अग्रवाल ने करवाया था। और जो दूसरा इसका उत्खनन है वो किसने करवाया था? H.D. सांखलिया ने। H.D. सांखलिया ने इसका क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। जो ये R.C. अग्रवाल है इसे और ये क्या कहा जाता है? ये आरंभिक उत्खनन करता, इसे क्या कहा जाता है? आरंभिक उत्खनन करता कहा जाता है। और H.D. सांखलिया को क्या कहा जाता है? मुख्य उत्खनन करता। और इसे क्या कहा जाता है? मुख्य उत्खनन कर्ता कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप, जो आहट सभ्यता है इसकी खोज कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। और एक आहट सभ्यता ऐसी है जिसकी 2 बार क्या हुआ है? उत्खनन हुआ है। तो पहला उत्खनन किसने करवाया? 1955-56 में हुआ था। R.C. अग्रवाल ने, यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया था। और इसे प्रारंभिक उत्खनन करता कहा जाता है। साथ साथ में मैं एक और बात बता देता हूं, जो दूसरा उत्खनन है वो कब हुआ था? इसका हुआ था 1961-62 में हुआ था। और वो करवाया था H.D. सांखलिया ने। और H.D. सांखलिया को क्या कहा जाता है? मुख्य उत्खनन करता भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है इस चीज को। और दूसरी बात है कि ये जो उत्खनन हुआ है वो कितनी बार हुआ है? वो 2 बार इसमें हुआ है। तो सबसे पहले और मैं बात करना चाहूंगा, तो साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप इसको क्या करें? शेयर करें, सब्सक्राइब करें जो नए बच्चे हैं, और साथ साथ में शेयर करना आप न भूलें। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने ले लिया होगा। तो आगे की हम और भी बात करते हैं इसके बारे में। जो आहट सभ्यता है इसके बारे में डिटेल से और भी बात करने वाले हैं। तो जो अभी ये जो आहट सभ्यता है इससे हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूंगा। तो सबसे पहले इसके जो साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। तो यहां से मैं बात करने वाला हूं, ये एक कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता थी। यह कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। और एक शहर, ये जो नगरीय सभ्यता कौन सी थी? जो कालीबंगा सभ्यता है वो कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और ये कैसी सभ्यता है? एक ग्रामीण सभ्यता है। दूसरी बात कर लेते हैं, ये एक पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक प्रणाली है। ये एक पितृसत्तात्मक प्रणाली थी। ठीक है जी। आगे की बात कर लेते हैं,
कि यहाँ से हमें क्या मिला है, एक परिवार मिला है, एक जिसमें क्या है 6 चूल्हे मिले हैं। तो अब 6 चूल्हे मिले हैं तो इसका मतलब है कि एक ही परिवार में 6 चूल्हे मिले हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एक क्या था, सहयुक्त परिवार था। ठीक है जी, एक घर से 6 चूल्हे मिले हैं, एक घर से कितने चूल्हे मिले हैं, 6 चूल्हे मिले हैं। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती थी। ठीक है जी, अब संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती थी। यहां से एक और चीज मिली है जो पूजा करते हैं अपन, वो पूजा की थाली मिली है। क्या मिली है, पूजा की थाली, पूजा की थाली मिली है। ठीक है जी, अगली बात कर लेते हैं। तो धान के साक्ष्य मिले हैं, धान में क्या मिला है, चावल। अब धान के मिले हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कृषि से परिचित थे, कृषि से परिचित थे। ठीक है जी, यहां से कुछ और चीजें मिली हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहां से नाप तोल का सम्मान मिला है। नाप तोल का सम्मान मिला है। अब नाप तोल का ऐसे तो है, ये लोग करते नहीं है। अब इनका नाप तोल का सम्मान मिला है, इसका मतलब है कि ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो अगला पॉइंट लिख लेते हैं, व्यापार व वाणिज्य से परिचित थे। व्यापार और वाणिज्य से ये लोग क्या थे, परिचित थे। तो एक बार आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक कैसी सभ्यता थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरी पितृसत्तात्मक प्रणाली थी। तीसरी एक ही घर से क्या मिले हैं, 6 चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब है कि क्या है, एक संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती थी। आगे की बात करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिली है, एक पूजा की थाली मिली है और धान के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, जिसमें चावल हमें मिले हैं। कृषि से ये लोग क्या थे, परिचित थे। साथ साथ में यहाँ से नाप तोल का सम्मान भी मिला है। अब नाप तोल का सम्मान मिला है, इसका मतलब है ये नापते तोलते थे, इसका मतलब है ये व्यापार और वाणिज्य से भी परिचित थे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, अगली पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सूती कपड़ा मिला है, अब नोट करके एक बात लिखनी है कि ये जो सूती कपड़ा है, ये एक ही सभ्यता से नहीं मिला है, आहट सभ्यता से नहीं मिला है, ये 2 सभ्यताओं से मिला है। यह सूती कपड़ा 2 सभ्यताओं से मिला है, 2 सभ्यताओं से मिला है। तो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं वो, पहली तो है आहट सभ्यता, आहट सभ्यता, और दूसरी कौन सी से मिला है, बेराट सभ्यता से। कौन सी से, बेराट
सभ्यता से हमें ये क्या मिला है, सूती कपड़ा मिला है। ठीक है जी, तो बात करने सूती कपड़ा हमें दो सभ्यताओं से मिला है। कौन कौन सी से मिला है, बेराट सभ्यता से मिला है और आहट सभ्यता से है, ये हमें प्राप्त हुआ है। आगे की हम बात करते हैं तांबे के औजार मिले हैं। तांबे की अंगूठी मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। क्या मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। इस प्रकार से ये क्या है, इसे ताम्र नगरी भी कहा गया है, ये मैंने आपको बताया भी था। इस सभ्यता को ताम्र नगरी भी कहा गया। ठीक है जी, ताम्र नगरी और ताम्र जननी कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता है, याद है ना आपको। तो इस प्रकार से हमें क्या मिली है, सूती कपड़ा मिला है, जो दो जगह से हमें मिला है। कौन कौन से, आहट सभ्यता से और बेराट सभ्यता से, याद रखिएगा आप। और तांबे के औजार मिले हैं, साथ साथ में तांबे की अंगूठी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। और इस जो ये जो सभ्यता है, ये इसे क्या कहा जाता है, ताम्र नगरी भी कहा जाता है। एक और पॉइंट यहीं से मैं लिख देता हूं, छोटा सा पॉइंट है, वो हमें क्या मिला है, तांबे का त्रिशूल मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि तांबे का त्रिशूल कहां पे मिला है। तांबे का त्रिशूल मिला है कौन सी सभ्यता से, आहट सभ्यता से ये हमें मिला है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, यहां से हमें क्या मिला है, अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। लाल व कर्षण चित्रित मठ भांड मिले हैं। जो नोट लगा के एक और बात मैं बताऊंगा यहाँ से कि जो ये मर्द भांड मिले हैं, ये है मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता से भी मिले हैं। अब मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ की है जी, ये आपको पता है, ये कहाँ की है, ईरान की है। कहाँ की है, ईरान की है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आहट सभ्यता है, आहट सभ्यता है, इसका व्यापार ईरान से होता था। इसका व्यापार कहाँ से होता था, ईरान से होता था। ठीक है जी, दूसरे आगे की बात और कर लेते हैं। आहट सभ्यता मठ भांड सभ्यता थी। ठीक है जी, ये कैसी सभ्यता थी, मठ भांड सभ्यता थी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप देखो, ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, ये कहाँ की सभ्यता है जी, ये ईरान की सभ्यता है। और इसी कारण ये कहाँ से, इसका व्यापार कहाँ से था, ईरान से इसका व्यापार होता था। और ये कैसे, लाल व कर्षण चित्रित मठ भांड भी यहाँ से मिले। आगे के नोट करो आप। ठीक है जी,
यहाँ से और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, उनके बारे में मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है जी। तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। तांबा गलाने की क्या मिली है? भट्टियाँ मिली हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि तांबा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली है, ये कौन सी सभ्यता से मिली है? आहट सभ्यता से मिली है। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो मर्तक है, मर्तक के पैर दक्षिण दिशा में किए जाते थे। कहाँ, किस तरफ से किए जाते थे? दक्षिण दिशा की तरफ किए जाते थे, तथा आभूषणों सहित दफनाया जाता था। आभूषणों सहित क्या किया जाता था? इनको दफनाया जाता था। याद रखिएगा आप कि जो आभूषण होते हैं ये किसके बने होते हैं? ये मिट्टी के बने होते हैं। इनके जो आभूषण किसके बने होते हैं? मिट्टी के बने होते थे। और ये इन आभूषणों सहित ही इनको क्या किया जाता है? इनको दफनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस प्रकार से आज के दिन जो हमारे जो आभूषण बनाए जाते हैं, जो महंगे होते हैं, वो सोने के बनाए जाते हैं। उस टाइम क्या था? ये जो तांबा था ना, यही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इनके लिए। जिसके पास तांबे की चीज़ें होती वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब पॉपुलर व्यक्ति था। ठीक है, तो इनके साथ क्या किया जाता? इनके आभूषणों सहित ही इनको क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। आगे की बात कर लेते हैं। इनके आभूषण मणकों के बनाए जाते थे। किनके बनाए जाते थे? मणकों के बनाए जाते थे। अब मणकों के क्या मतलब होता है कि ये जो मिट्टी होती है, मिट्टी को तपाया जाता है। तपाने के बाद में इसके छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। यदि मिट्टी को ऐसे ही सुखा के यदि उसके आभूषण बना लेते हैं, यदि बारिश आ गई तो पूरा आभूषण डूब जाता है। ठीक है ना। लेकिन इसको क्या करते हैं? मिट्टी को पकाया जाता है और पकाने के बाद में क्या बनाए जाते हैं? इनके आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है जी। आगे की बात कर लेते हैं। जो ये कौन सी नगरी थी? अब यहां से और बात करते हैं। ये ताम्र नगरी थी। अब अगली बात करते हैं जो गोपीनाथ शर्मा है। गोपीनाथ शर्मा ये इतिहासकार रहे हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो आहट सभ्यता है, आहट सभ्यता का विनाश का कारण प्राकृतिक प्रकोप था। ठीक है जी। तो आहट जो सभ्यता है इसका विनाश का कारण क्या मानते हैं? प्राकृतिक प्रकोप मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आई होगी बात। और अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है तो यार एक बार लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग, ताकि मैं और भी ज़्यादा आगे आपको पढ़ा पाऊँ, अच्छी कोशिश मेहनत कर पाऊँ। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी। अब यहां से आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां से 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं तथा
3 मोहरें मिली हैं, मोहरें मिली हैं, जिस पर यूनान के देवता अपोलो का चित्र भी मिला है। जो देवता है कौन है? अपोलो। इसका क्या मिला है? चित्र भी मिले हैं। ठीक है जी। तो ये जो यहाँ से क्या मिली है? 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं तथा 3 मोहरें मिली हैं। और जो ये मुद्राएं मिली हैं इनके ऊपर यूनान के जो देवता है अपोलो, उसका क्या मिला है? हमें चित्र मिला है। इसका मतलब है कि इनका जो व्यापार होता है वो कहाँ से होता था? यूनान से भी होता था। चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनका ले लो एक बार जल्दी से। आगे एक और मैं बात बता देता हूं। आहड़ का स्थानीय नाम धूलकोट था, धूलकोट था। ठीक है जी। अब ये धूलकोट क्या होता है? इसका मतलब होता है या अर्थ होता है रेत का टीला। क्या होता है इसका मतलब? रेत का टीला। अब एक और मैं यहां से बात बता देना चाहता हूं, एक और पॉइंट लिख लो आप। कार्बन 14 के अनुसार आहड़ सभ्यता की आयु 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक मानी जाती है। कब तक मानी जाती है? 1200 ईस्वी तक मानी जाती है। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। मैंने आज ये जो आहड़ सभ्यता है इसकी टोटल जानकारी आपको देने की कोशिश की है, और जहाँ तक हो पाया है मैंने इसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। और हो सकता है कि जो ये मैटर पढ़ाया गया है इससे आपको बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर पाते हो तो अपनी जो फेसबुक आईडी है, व्हाट्सएप आईडी है, उसके ऊपर भी आप इसको, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है उनके ऊपर भी आप इनको शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू।